हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनार गोदारा स्वागत करता हूं आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लॉरेंज वक्र। क्या दोस्तों? लॉरेंज वक्र। आरपीएससी द्वारा जो आरएएस का एग्जाम करवाया जाता है, उस आरएएस के एग्जाम में मेंस में है जो 50 शब्दों का कई बार प्रश्न पूछा गया, डायरेक्ट लिख के ड्रॉप कर दिया गया लॉरेंज वक्र। अब आपको है जो 50 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। अब यदि कोई आपको आसान भाषा में लॉरेंज वक्र समझा दे तो आप हैं जो वहां पे बेटर आंसर लिख सकते हो। तो आपकी इसी रूप में हेल्प करने के उद्देश्य से है जो ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों लॉरेंज वक्र, यदि लॉरेंज वक्र का कभी उल्लेख किया जाएगा तो किस संदर्भ में किया जाएगा दोस्तों? सापेक्ष निर्धनता के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? सापेक्ष निर्धनता के संदर्भ में। किसके संदर्भ में होगा दोस्तों? सापेक्ष निर्धनता के संदर्भ में है जो लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है, लॉरेंज वक्र का उल्लेख किया जाता है। अब ये सापेक्ष निर्धनता क्या है, ये प्रश्न आएगा आपके दिमाग में। तो दोस्तों गरीबी, जो गरीबी है उसको गणना के आधार पे, गणना की विधियों के आधार पे दो भागों में, दो प्रकारों में जो विभाजित किया गया है। गणना विधि के आधार पे गरीबी के दो प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए हैं दोस्तों? गणना विधि के आधार पे गरीबी के दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? सापेक्ष निर्धनता। कौन से दोस्तों? सापेक्ष निर्धनता यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता। तो गणना विधि के आधार पे गरीबी के दो प्रकार है। कौन कौन से? सापेक्ष निर्धनता एंड निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है। अब सापेक्ष निर्धनता क्या है? कई बार है जो आरएएस मेंस में यह भी देखा गया, डायरेक्ट लिख दिया सापेक्ष निर्धनता और 15 शब्दों में है जो आपको एक्सप्लेन करना हो तो इसको है जो अपन इस रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सापेक्ष निर्धनता कहेंगे किसे। पहली बात तो ये समझेंगे तभी अपन लॉरेंज वक्र तक पहुंच पाएंगे। तो सापेक्ष निर्धनता क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सापेक्ष मतलब तुलना। तो सापेक्ष निर्धनता में निर्धनता की गणना है जो किस आधार पे की जाती है? तुलनात्मक दृष्टिकोण के आधार पे की जाती हैं। तो सापेक्ष निर्धनता का दृष्टिकोण कौन सा हो गया? आपके सापेक्ष निर्धनता का दृष्टिकोण हो गया, सापेक्ष निर्धनता का दृष्टिकोण कौन सा हो गया? तुलनात्मक। तुलनात्मक दृष्टिकोण हो गया। अब तुलना की किस आधार पे जाएगी? तुलना तो होगी परंतु आधार क्या होगा? तो तुलना का आधार होगा आपके सापेक्ष निर्धनता में, तुलना का आधार होगा आय। आय के आधार पे तुलना की जाएगी। किसकी मध्य तुलना की जाएगी? आय के आधार पे किसी व्यक्ति के मध्य तुलना, व्यक्तियों के मध्य तुलना हो सकती है, दो वर्गों के मध्य या दो से अधिक वर्गों के मध्य आय के आधार पे तुलना हो सकती है, या दो से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के मध्य है जो आय के आधार पे तुलना हो सकती है। किसके मध्य दोस्तों तुलना होगी? व्यक्ति के मध्य, व्यक्ति के मध्य, वर्ग के मध्य या अर्थव्यवस्थाओं के मध्य हैं जो आय के आधार पे तुलना होगी। वो कैसे होगी सर? वो इस प्रकार से होगी जैसे कि तीन व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। कितने व्यक्ति हो गए? तीन, ए, बी और सी। माना कि ए मंथली 100 रुपए कमाता है, माना कि बी है जो मंथली कितने रुपए कमाता है? 1000 रुपए कमा लेता है। सी कितना कमा लेता है? सी है जो मंथली ठीक ठाक रुपए हैं जो 10,000 रुपए कमा लेता है। कितने? 10,000 रुपए हैं जो कमा लेता है। अब सापेक्ष निर्धनता में क्या किया जाएगा? सापेक्ष निर्धनता में कहा जाएगा ए है जो बी के सापेक्ष क्या है? निर्धन है। ए क्या है? बी के सापेक्ष है। सापेक्ष निर्धनता में तुलना इस रूप में होगी कि ए बी के सापेक्ष निर्धन है और बी है जो ए के सापेक्ष क्या है? धनी है, निर्धन नहीं है। और दूसरे रूप में अब बी को अपन ने यहां तो क्या माना? ए के सापेक्ष बी को है जो निर्धन नहीं माना, धनी माना, परंतु बी को है जो सी के सापेक्ष निर्धन माना जाएगा। तो सापेक्ष निर्धनता में एक व्यक्ति निर्धन भी हो सकता है और एक व्यक्ति निर्धन नहीं भी हो सकता है, दोनों रूपों में हो सकता है। कैसे? ए है जो बी के सापेक्ष क्या हो गया? निर्धन हो गया। अब बी क्या हो गया? ए के सापेक्ष निर्धन नहीं है, धनी है, परंतु बी यहाँ पे सी के सापेक्ष क्या हो गया? निर्धन हो गया। तो ए क्या हो गया?
ए क्या हो गया, बी के सापेक्ष निर्धन है, ए बी के सापेक्ष निर्धन है, और बी है जो किसके सापेक्ष निर्धन है, सी के सापेक्ष निर्धन है। सी के सापेक्ष कौन निर्धन है, बी है जो निर्धन है। तो सापेक्ष निर्धनता में है जो इस रूप में तुलना की जाती है। तुलना का आधार क्या होता है, आय होती है। और इसी रूप में जैसे अपने व्यक्तियों के मध्य तुलना की, इसी रूप में वर्ग के मध्य तुलना होगी, इसी रूप में है जो अर्थव्यवस्थाओं के मध्य तुलना होगी। एक वर्ग में जो निवासी हैं, उस वर्ग के जो निवासी हैं, उन वर्गों की यदि औसत आय माना कि 100 रुपए है और दूसरे वर्ग की औसत आय माना कि 1000 रुपए है, तो वो वर्ग है जो उस वर्ग की तुलना में क्या होगा, सापेक्ष रूप से निर्धन होगा, सापेक्ष रूप से क्या होगा, गरीब होगा। और इसी प्रकार से यदि तीसरा वर्ग है जिसमें निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 10,000 रुपए है, तो वो वर्ग क्या हो गया, इन दोनों की तुलना में है जो अमीर हो गया, और ये दोनों वर्ग उस वर्ग की तुलना में निर्धन हो गए। तो ये है जो निर्धन, सापेक्ष निर्धनता में आय के आधार पे है जो तुलना की जाती है, आय के आधार पे है जो क्या, आय के आधार पे है जो निर्धनता की गणना की जाती है। अब सापेक्ष निर्धनता का मेन मोटिव क्या है, सापेक्ष निर्धनता का मेन मोटिव क्या, तुलना करना है, सिर्फ तुलना करना नहीं है। सापेक्ष निर्धनता का मेन मोटिव है कि किसी देश में क्या करना, किसी देश में आय के वितरण को दर्शाना, क्या करना, आय के वितरण को दर्शाना, किसको दर्शाना, आय के वितरण को या आय की विषमता को दर्शाना, आय की विषमता को दर्शाना है जो सापेक्ष निर्धनता का मेन मोटिव है। सापेक्ष निर्धनता में मुख्य रूप से क्या दर्शाया जाता है, आय के वितरण या आय की विषमता को दर्शाया जाता है। अब आय का वितरण या आय की विषमता को दर्शाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, आय का वितरण या आय की विषमता को दर्शाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, वो विधि कौन सी है दोस्तों, वो मेथड कौन सा है, वो विधि या मेथड है लॉरेंज वक्र। क्या है दोस्तों, लॉरेंज वक्र है जो वो विधि है। अब समझ में आया कि लॉरेंज वक्र आखिर है क्या। सापेक्ष निर्धनता में क्या किया जाता है, आय का वितरण या आय की विषमता दर्शाई जाती है, और दर्शाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि क्या है, लॉरेंज वक्र। अब समझते हैं अपन लॉरेंज वक्र आखिर है जो किस रूप में आय की विषमता को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र। अब लॉरेंज वक्र, पहले तो आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि लॉरेंज वक्र को आखिर लॉरेंज वक्र क्यों कहा जाता है। तो इस वक्र का जिसने प्रतिपादन किया वो कौन थे, मेम्स ओ लॉरेंज थे, मेम्स ओ लॉरेंज थे। तो मेम्स ओ लॉरेंज ने जो इस वक्र का प्रतिपादन किया, और इन्हीं के नाम पे है जो इस वक्र का नाम क्या रखा गया, लॉरेंज वक्र रखा गया। और इन्होंने ये शुभ काम कब किया, ये इन्होंने शुभ काम 1905 में किया। कब किया गया, लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन कब किया गया, 1905 में किया गया। प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है दोस्तों। अब देखते हैं लॉरेंज वक्र है जो किस रूप में आय के वितरण को दर्शाता है। तो किसी देश में आय के वितरण की अपन पहले दो कंडीशन समझते हैं, एक तो आदर्श कंडीशन, आइडियल कंडीशन, एक है जो रियल कंडीशन यानी कि वास्तविक कंडीशन। दोनों आदर्श कंडीशन को अपन क्या एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएंगे, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम है जो आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है। जैसे किसी देश में जो दो प्रकार से हैं जो अपन आय के वितरण को समझते हैं, एक तो आदर्श, किसी देश में आदर्श रूप में है जो आय का वितरण कैसे हो सकता है, और किसी देश में है जो वास्तविक रूप से आय का वितरण कैसे होगा। दोनों का लॉरेंज वक्र बताएंगे और फिर है जो आप लॉरेंज वक्र को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आदर्श स्थिति में क्या होगा, आदर्श स्थिति में जैसे किसी देश में आय का आदर्श कंडीशन बतानी हो, आय की आदर्श, आय के वितरण की आदर्श स्थिति बतानी हो, तो कैसे बताओगे आप कि आय का आदर्श वितरण कैसे हो सकता है। जैसे देश में 100 लोग निवास करते हो और 100 के 100 क्या हो, बराबर रुपए कमाते हो। जितना है जो आपका पड़ोसी पैसे कमाता है उतना ही आप कमाते हो, उतना ही आपका रिश्तेदार है जो पैसे कमाता है, मतलब सबकी क्या है, आय समान है। आदर्श से आदर्श स्थिति यही हो सकती है। तो अपन ऐसे लेते हैं
कि यदि किसी देश की नेशनल इनकम, क्या यदि किस देश की नेशनल इनकम 100 रुपए है, सबसे छोटा से छोटा आंकड़ा लेते हैं ताकि समझने में है जो आसानी रहे। यदि किसी देश की नेशनल इनकम 100 रुपए है और उस नेशनल इनकम को रिसीव करने वाले रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम उनकी संख्या कितनी है, 100 है। किसी देश की नेशनल इनकम 100 और उस देश की जनसंख्या यानी कि रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब ये क्या हो गया, ये सबसे आदर्श स्थिति होगी। 100 रुपए किसी देश की आय है और 100 लोगों द्वारा है जो वो आय जनरेट की जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक व्यक्ति है जो उस आय में कितना योगदान दे रहा है, 1 रुपये का योगदान दे रहा है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति 1 रुपये का योगदान दे रहा है, मतलब क्या है, आय है जो 100% रूप से समान रूप से वितरित है। ये हो गई आदर्श स्थिति। अब आदर्श स्थिति का यदि लॉरेंज वक्र बनाना हो तो वो लॉरेंज वक्र कुछ इस रूप में बनेगा दोस्तों। आदर्श स्थिति का लॉरेंज वक्र है जो इस रूप में बनेगा आपके, आपने 9वीं 10वीं क्लास में जब पढ़ाई की होगी तब आपने ग्राफ जरूर बनाया होगा दोस्तों। और लॉरेंज वक्र भी क्या है, एक तरीके से आय का वितरण दर्शाने वाला गणितीय रेखा चित्र है, रेखा चित्र प्रारूप है। तो यहाँ पे भी अपन रेखा चित्र बनाएंगे। आपकी जो 9वीं 10वीं की क्लास की यादें हैं उन्हें पुनर्जीवित हैं जो किया जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, आदर्श स्थिति का लॉरेंज वक्र है जो कैसे बनेगा। ग्राफ आपने देखा होगा, ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं, एक तो y अक्ष और एक x अक्ष, और ये है जो O बिंदु कहलाता है। अपन ने देखा कि आदर्श स्थिति में नेशनल इनकम कितनी है देश की, 100 है, और रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम कितने हैं, 100 व्यक्ति हैं। तो इस ग्राफ के इस y अक्ष में तो अपन क्या लिखेंगे, नेशनल इनकम लिखेंगे। नेशनल इनकम को भी किस रूप में दर्शाएंगे, परसेंटेज के रूप में है जो दर्शाया जाएगा। और x अक्ष में है जो अपन देखेंगे रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम। किसको देखेंगे दोस्तों, रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम को देखेंगे, मतलब उस देश की जनसंख्या, रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम, उसको भी किस में, परसेंटेज के रूप में है जो अपन दर्शाएंगे। तो यहाँ पे अपन परसेंटेज उल्लेखित कर देते हैं। जैसे आपके यहाँ पे हो गया 20%, कितना हो गया, 20% हो गया। थोड़ा सा है जो, हाँ जी, यहाँ पे आपके हो गया 20%, जैसे ये हो गया 20%, और यहाँ पे आपके हो गया 40%। कितना हो गया, 40% हो गया। यहाँ पे है जो आपके 60% हो गया, और यहाँ पे है जो आपके 80% हो गया, और यहाँ पे है जो आपके 100 मान लेते हैं, 100%। ये तो क्या हो गया, नेशनल इनकम को है जो अपन ने परसेंटेज में दर्शा दिया। और दूसरी तरफ यहाँ देखते हैं नेशनल इनकम के रिसीवर की स्थिति। यहाँ पे 20% रिसीवर को मान लेते हैं, यहाँ पे है जो आपके 40% रिसीवर को मान लेते हैं, और यहाँ पे हैं जो आपके 60% रिसीवर को मान लेते हैं, और यहाँ पे हैं जो आपके 80% रिसीवर को मान लेते हैं, और यहाँ पे हैं जो आपके 100 मान लेते हैं। तो ये इस प्रकार से हैं जो अपन ने डिवाइडेशन कर दिया। अब अपन ने क्या देखा कि आय बिल्कुल समान रूप से वितरित है। एक व्यक्ति 1 रुपये कमाता है, मतलब नेशनल इनकम 100 रुपये है, रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम कितने हैं, 100 लोग हैं। तो इसको है जो ग्राफ में कैसे मिलान किया जा सकता है, इसका मिलान ऐसे किया जा सकता है ना कि नेशनल इनकम का 20%, नेशनल इनकम का 20% कितने लोगों में वितरित है, उस देश की जनसंख्या में कितने परसेंटेज लोगों में वितरित है। तो नेशनल इनकम का 20%, तो नेशनल इनकम का 20%, नेशनल इनकम का 20% 20% जनसंख्या में वितरित है, क्योंकि आय का वितरण है जो समान है। और नेशनल इनकम का 40%, नेशनल इनकम का 40% कितनी जनसंख्या में वितरित है, 40% में, तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। और नेशनल इनकम का 60%, कितना, नेशनल इनकम का 60% कितने परसेंट जनसंख्या में वितरित है, 60% में, तभी तो क्या है, एक्सट्रीम आदर्श कंडीशन है, एक्सट्रीम आइडियल कंडीशन है। हाँ जी। और 80% कितने लोगों में वितरित हैं, आपके 80% हैं जो आपके वितरित हैं 80 लोगों में। कितने लोगों में, 80% है जो 80
80% जनसंख्या में वितरित है, और 100 का है जो 100 हो गया। तो ये इस प्रकार से है जो आइडियल ग्राफ का निर्माण हो जाता है। आदर्श स्थिति का ग्राफ है जो इस प्रकार से बनता है। अब इन सभी बिंदुओं को अपन मिलाते हैं, कौन से, इन सभी बिंदुओं को अपन मिलाते हैं, तो इस प्रकार से है जो ग्राफ का निर्माण होगा दोस्तों। जैसे ये 60% था, तो इन सभी बिंदुओं को अपन मिलाते हैं, इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे, और इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाएगी, एक रेखा को है जो खींच लेते हैं। ये रेखा इस रूप में होगी, ये रेखा है जो इस रूप में खींची जाएगी। इस प्रकार का है जो ग्राफ बनेगा, किसका, आइडियल कंडीशन का, आय के वितरण का आइडियल कंडीशन का ये ग्राफ बनेगा। और आय की जो ये रेखा पूर्ण रूप से इन बिंदुओं को मिलाते हुए कब बनेगी, जब आय का वितरण क्या हो, 100% समान हो, तभी तो है जो इस रेखा का निर्माण होगा। और लॉरेंज वक्र में इस रेखा को क्या नाम दिया गया है, इस रेखा को नाम दिया गया है पूर्ण समता रेखा। क्या नाम दिया गया है, पूर्ण समता रेखा। क्या नाम है दोस्तों, पूर्ण समता रेखा। पूर्ण समता रेखा क्यों है सर, पूर्ण समता रेखा इसलिए है क्योंकि इस रेखा का निर्माण तभी होगा जब अर्थव्यवस्था में आय का वितरण पूर्ण रूप से समान हो। यदि पूर्ण रूप से समान नहीं होगा तो इस रेखा का निर्माण नहीं होगा। तो अर्थव्यवस्था में आय का वितरण पूर्ण रूप से समान होगा, उस स्थिति में जो लॉरेंज वक्र बनेगा, उस आइडियल कंडीशन के लॉरेंज वक्र की जो ये 45 डिग्री पे जो 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जो रेखा बनेगी, उसे क्या कहा जाएगा, पूर्ण समता रेखा है जो कहा जाएगा, या परफेक्ट इक्विलिटी लाइन। क्या दोस्तों, परफेक्ट इक्विलिटी लाइन, परफेक्ट इक्विलिटी लाइन। ठीक है दोस्तों, ये होगी आपके पूर्ण समता रेखा। और आदर्श कंडीशन का है जो आय के वितरण का आदर्श कंडीशन का लॉरेंज वक्र है जो आपको इस रूप में देखने को मिलेगा। अब ये तो हो गई आदर्श स्थिति, वास्तव में ऐसी स्थिति होती नहीं है दोस्तों। वास्तविक स्थिति तो कुछ और बयां करती है। वास्तविक स्थिति का लॉरेंज वक्र देख लेते हैं। अब अगली स्लाइड ले लेते हैं इसके लिए। तो वास्तविक स्थिति तो ये होगी नहीं। वास्तविक स्थिति क्या होगी, जैसे अपने देश का ही उदाहरण ले लेते हैं, अपने देश का ही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि भारत की जो 80% आय है वो कितने परसेंट लोगों के पास है, 20% लोगों के पास है। मतलब आय भयंकर रूप से असमान रूप से वितरित है। आय की असमानता है जो भारत जैसे विकासशील देशों में ज्यादा देखी जाती है। तो भारत का ही एक लॉरेंज वक्र बना लेते हैं उसकी वास्तविक स्थिति को देखते हुए। तो अपन जानते हैं, अपन उदाहरण ले रहे हैं भारत का, और भारत के आंकड़े भी अपन वास्तविकता के लगभग करीब परंतु काल्पनिक मान के चलते हैं। तो भारत में अपन देखते हैं कि भारत की जो टोटल नेशनल इनकम है, भारत की जो टोटल नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम का कितना दोस्तों, नेशनल इनकम का 80%, नेशनल इनकम का 80% कितने परसेंट लोगों के पास है, नेशनल इनकम का 80% है जो 20% लोगों के पास विस्तृत है। कितने नेशनल इनकम का 80% भारत में 20% लोगों के पास है या व्यक्तियों के पास है। ये भारत की वास्तविक स्थिति है। तो इस स्थिति का लॉरेंज वक्र क्या बनेगा, इस पे है जो जरा गौर कर लेते हैं, वही अपना वास्तविक लॉरेंज वक्र हो जाएगा। उससे है जो आगे अपन अन्य देशों का बनाते हुए समझ लेंगे कि आखिर लॉरेंज वक्र दर्शाता क्या है। तो यदि 20% 80% 20% लोगों के पास 80% हिस्सा होगा नेशनल इनकम का, तो जो नेशनल इनकम का शेष रहा, नेशनल इनकम का जो शेष 20% रहा, जो नेशनल इनकम का शेष जो 20% है, उसमें हिस्सेदार कितने होंगे, 80% लोग होंगे। यही तो होगा, ऐसा लिखना कहाँ गलत हुआ कि भाई नेशनल इनकम का 80% हिस्सा कितने परसेंटेज लोगों के पास है, 20% लोगों के पास है। तो नेशनल इनकम का जो शेष रह गया 20%, वो कितनों में डिवाइडेड हो जाएगा, 80% लोगों में डिवाइडेड हो जाएगा। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत क्या है इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो अब है जो इस वास्तविक स्थिति का अपन लॉरेंज वक्र है जो बना लेते हैं। इस वास्तविक स्थिति का है जो लॉरेंज वक्र बनाते हैं दोस्तों। लॉरेंज वक्र के लिए पिछली बार की तरह अपन एक वर्ग बना लेते हैं,
और वास्तविक स्थिति का लॉरेंज वक्र बनाते हैं दोस्तों। तो ये लॉरेंज वक्र हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये ओ हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। ये क्या हो गया? एक्स अक्ष हो गया। अब अपन वास्तविक स्थिति का बनाने से पहले इसको इंडेक्स कर लेते हैं। यहाँ पे अपन क्या है, नेशनल इनकम का है जो परसेंटेज के रूप में दर्शाएंगे, और इधर क्या है, रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम को दर्शाएंगे। किसको? रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम को भी किस में दर्शाएंगे? परसेंटेज में दर्शाएंगे। रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम को भी परसेंटेज में ही तो दर्शाया जाएगा। रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम को भी परसेंटेज में दर्शाया जाएगा। रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम, रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम, उसको भी परसेंटेज में अपन दर्शा लेते हैं, जैसा कि अपन ने आदर्श कंडीशन का लॉरेंज वक्र बनाया था। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इनकम का 20%, नेशनल इनकम का यहाँ पे अपने 40%, यहाँ पे है जो अपना 40%, यहाँ पे है जो अपना 60%, यहाँ पे है जो अपना 80%, और यहाँ पे है जो अपना 100%। ठीक है, इधर भी ले लेते हैं, रिसीवर जनसंख्या में भी ले लेते हैं। यहाँ पे अपना 20%, यहाँ पे अपना क्या हो गया, यहाँ पे है जो अपना 40%, यहाँ पे है जो अपना 60%, और यहाँ पे है जो अपना 80%, और यहाँ पे है जो 100%। ठीक है, ये हो गया आपके रिसीवर नेशनल जो जनसंख्या है उसका परसेंटेज, और ये है जो आपका नेशनल इनकम का परसेंटेज। अब भारत की स्थिति अपने ये देखी कि नेशनल इनकम का जो 20% है, भारत की स्थिति देखी ना कि नेशनल इनकम का जो 20% है वो कितने परसेंट लोगों में वितरित है? 80% लोगों में वितरित है। नेशनल इनकम का 20% कितने लोगों में वितरित है? 80% लोगों में वितरित है। तो पहले तो अपन एक है जो पूर्ण समता रेखा खींच लेते हैं। कौन सी रेखा दोस्तों? पूर्ण समता रेखा को खींच लेते हैं। फिर है जो लॉरेंज वक्र का निर्माण करते हैं। पूर्ण समता रेखा, ये हो गई आपकी पूर्ण समता रेखा, ये हो गई पूर्ण समता रेखा। और पूर्ण समता रेखा कितने डिग्री के कोण पे बनती है? आपके 45 डिग्री के कोण पे बनाई जाती है पूर्ण समता रेखा। 45 डिग्री के कोण का निर्माण करती है पूर्ण समता रेखा। इसको आप हेडिंग डाल दीजिए, परफेक्ट इक्विलिटी लाइन, पूर्ण समता रेखा। अब है जो भारत का क्या बनाते हैं अपन? लॉरेंज वक्र बनाते हैं। भारत की जो नेशनल इनकम है उसका जो 20% है उसमें कितने परसेंटेज लोग हैं जो हिस्सेदार बन के बैठे हैं? उसमें है जो अपन ने देख लिया है कि 20% नेशनल इनकम का 80% लोग हैं जो हिस्सेदार बन के बैठे हैं। मतलब 80% जनसंख्या है जो 20% नेशनल इनकम को प्राप्त करती हैं। तो इनको आपस में जोड़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे हो जाएगा, ये बिंदु हो गया आपके, ये बिंदु है जो ये है जो यहाँ पे ऐड होती है। तो अब लॉरेंज वक्र अपने पिछली स्लाइड में देखा था कि लॉरेंज वक्र का निर्माण कैसे होता है। लॉरेंज वक्र का निर्माण है जो जहां पे है जो रिसीवर ऑफ नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम के परसेंटेज का ग्राफ का जो बिंदु है जहां पे इन दोनों का मिलान होता है उसको मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहा जाता है? लॉरेंज वक्र कहा जाता है। तो भारत का अपन जो भारत के काल्पनिक आंकड़ों के साथ जो लॉरेंज वक्र का निर्माण कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है जो लॉरेंज वक्र है जो निर्मित होगा। ये क्या होगा? इसे ही कहा जाता है लॉरेंज वक्र। क्या इसे ही क्या कहा जाएगा? लॉरेंज वक्र है जो कहा जाएगा। इस रेखा को ही लॉरेंज वक्र है जो कहा जाएगा। पिछले ग्राफ में तो आपने देखा कि लॉरेंज वक्र आपको नजर ही नहीं आया। पिछले ग्राफ में आपको लॉरेंज वक्र नजर क्यों नहीं आया? क्योंकि पूर्ण समता रेखा पे ही है जो लॉरेंज वक्र का निर्माण हो गया। पूर्ण समता रेखा ही क्या थी? लॉरेंज वक्र थी। परंतु वास्तविक स्थिति में पूर्ण समता रेखा और लॉरेंज वक्र के मध्य गैप है, उनके मध्य है जो दूरी है। तो ये हो गया आपके लॉरेंज वक्र, ये हो गई आपकी परफेक्ट इक्विलिटी लाइन। अब मान लो ये तो भारत का आइडिया लिया अपन ने। अब ऐसा मान लो कि कोई ऐसा देश है जिसकी जो 40% नेशनल इनकम है, जिसकी
40% नेशनल इनकम में हिस्सेदार बनने वाले लोग कितने हैं? 40% नेशनल इनकम में, माना कि कोई देश है जिसकी 40% नेशनल इनकम में हिस्सेदार पड़ने वाले लोग कितने हैं? 60% लोग हैं। मतलब 40% नेशनल इनकम है जो कितने परसेंटेज जनसंख्या में वितरित है? 60% जनसंख्या में वितरित है। तो इनका है जो इस देश का लॉरेंज वक्र किस रूप में बनेगा? तो इस देश का लॉरेंज वक्र है जो आपको पता ही है, इस बिंदु को जोड़ते हुए लॉरेंज वक्र को खींचा जाएगा। तो ये है जो इस प्रकार से लॉरेंज वक्र बन जाएगा। अब आप एक बात यहाँ समझ रहे होंगे कि भारत के संदर्भ में यहाँ अपन ने जिस देश का आंकड़ा लेके काम चलाया उसमें जो ये लॉरेंज वक्र बनाया गया, ये लॉरेंज वक्र बनाया गया, इस लॉरेंज वक्र और परफेक्ट इक्विटी लाइन के मध्य दूरी है या नहीं है? काफी दूरी देखने को मिलेगी। परफेक्ट इक्विटी लाइन और लॉरेंज वक्र के मध्य दूरी यहाँ पे ज्यादा है या फिर इसके मध्य ज्यादा है? ये देखिए आप भाई, परफेक्ट इक्विटी लाइन और लॉरेंज वक्र के मध्य दूरी ज्यादा कहाँ पे है? तो मध्य दूरी है जो इस लॉरेंज वक्र में ज्यादा है। तो इसमें क्या था? आय का वितरण भी थोड़ा ज्यादा असमान था। आय का वितरण क्या था? ज्यादा असमान था। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आय का वितरण अपेक्षाकृत कम असमान था। इसलिए क्या हो गया? लॉरेंज वक्र परफेक्ट इक्विटी लाइन के नजदीक आ गया। क्या हो गया? परफेक्ट इक्विटी लाइन के नजदीक नजर आ रहा है लॉरेंज वक्र। और आय का वितरण जितना अधिक होगा, इसका मतलब आय का वितरण जितना अधिक होगा, आय का वितरण जितना अधिक असमान होगा, उतना ही लॉरेंज वक्र है जो परफेक्ट इक्विटी लाइन से दूर जाएगा। और आय का वितरण जितना ही समान होगा, उतना ही लॉरेंज वक्र है जो परफेक्ट इक्विटी लाइन के नजदीक आएगा। ठीक है, समझते हैं दोस्तों। एक और देश का उदाहरण लेते हैं जिसमें आय का वितरण है जो कुछ ज्यादा ही समान लेके देखते हैं। ऐसा मानते हैं कि किसी देश में है जो 60% जो आय है, उस देश की जो 60% नेशनल इनकम है, उसमें है जो कितने परसेंटेज लोग हिस्सेदार बने हुए हैं? 45% लोग हैं जो, एक सेकंड, उसमें है जो कितने परसेंटेज लोग हिस्सेदार बने हुए हैं? उसमें अपन ऐसा मानते हैं कि 50% के करीब हैं जो लोग हिस्सेदार बने हुए हैं। कितने? 50% के करीब हैं जो, 50 के ऐसा मान लेते हैं कि किसी देश की 50% नेशनल इनकम में, 50% नेशनल इनकम में हिस्सेदार लोगों की संख्या कितनी है? 50% नेशनल इनकम में है जो हिस्सेदार लोगों की संख्या है जो 60% है। कितनी है दोस्तों? 60% है। किसी एक देश की जो नेशनल इनकम है उसका 50% है जो कितने परसेंटेज लोगों में वितरित है? 60% लोगों में वितरित है। मतलब आय का वितरण बिल्कुल ही कम, आय के वितरण है जो लगभग समान के करीब है, मतलब बिल्कुल ही कम है, जो विषम है, काफी समानता के करीब है, विषमता का अभाव है। तो इस देश का लॉरेंज वक्र कैसे बनेगा? तो इस देश का लॉरेंज वक्र है जो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कुछ क्या है? इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब क्या समझे कि लॉरेंज वक्र जितना जल्दी अधिक परफेक्ट इक्विटी लाइन के नजदीक आएगा, उतना ही आय का वितरण समान होगा, और लॉरेंज वक्र जितना परफेक्ट इक्विटी लाइन से दूर होगा, उतना ही आय का वितरण क्या होगा? असमान होगा। ठीक है, तो अब लॉरेंज वक्र जो अपन ने बनाया उसके 2-3 निष्कर्ष निकलते हैं। उन निष्कर्षों को समझते हैं और उन निष्कर्षों को लिख लेते हैं, और आपके ये लॉरेंज वक्र का टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाता है। तो चलिए 2-3 जो निष्कर्ष निकले उनको लिख लेते हैं। पहला निष्कर्ष तो ये निकला कि लॉरेंज वक्र आखिर है क्या। अब लॉरेंज वक्र को यदि 50 शब्दों में आपको लिखना हो तो इस रूप में लिख सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? लॉरेंज वक्र का पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है कि लॉरेंज वक्र आय के वितरण, सबसे पहले तो इस चीज का आंसर देंगे कि लॉरेंज वक्र होता क्या है। तो लॉरेंज वक्र अपन समझ गए कि आय के वितरण को दर्शाने वाला रेखा चित्रीय प्रारूप है। क्या है? आय के वितरण को दर्शाने वाला रेखा चित्रीय प्रारूप क्या है? लॉरेंज वक्र है। दूसरा पॉइंट क्या है कि लॉरेंज वक्र में, दूसरा पॉइंट क्या है
कि लॉरेंज वक्र में पूर्ण समता रेखा, लॉरेंज वक्र में पूर्ण समता रेखाएं जो कितने डिग्री के कोण पे बनती हैं? लॉरेंज वक्र में पूर्ण समता रेखाएं जो 45 डिग्री के कोण पे बनती है। कितने डिग्री के कोण पे बनती हैं? लॉरेंज वक्र में पूर्ण समता रेखा 45 डिग्री के कोण पर निर्मित होती हैं। कितने डिग्री के कोण पे निर्मित होती है? 45 डिग्री के कोण पे हैं जो निर्मित होती हैं। चलिए, आप लॉरेंज वक्र को आसानी से समझ पाए होंगे। अब मिलते हैं अगली किसी नई इंफॉर्मेटिव क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।